गुड इवनिंग गाइस, मैं सुधाकर सिंह स्टडी विद सुधाकर चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में हम जो अध्ययन कर रहे थे इस चैनल के माध्यम से, वो अफ्रीका महाद्वीप था और विश्व के मानचित्र भूगोल के क्रम में हम लगातार हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका का हमने अध्ययन किया, दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन किया, अफ्रीका महाद्वीप पर हम कंटिन्यू रन कर रहे थे। अफ्रीका महाद्वीप पर 2 वीडियोज़ आप पीछे के देख चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर लगे होंगे और उनसे आपको लाभ ज़रूर होगा। ये मेरा 100% 100% वादा है आपसे। अब आज बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 3rd पोर्शन की। तो तीसरे पोर्शन में अगर चर्चा किया जाए तो आज मैं अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनको लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। यहाँ पर खास करके पिछली वीडियोस से कुछ चीज़ें लिंक हैं जो आपको ज़रूर पीछे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए, जिससे ये वीडियोस आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। इन रिवर्स का उद्गम स्रोत कौन सा है, यानी निकलने का स्थान कौन सा है, कहाँ से नदियाँ निकलती हैं, निकल करके किन किन देशों में बहते हुए प्रमुख रूप से कहाँ पर ये समाप्त होती हैं, और इनसे लगातार अगर देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। वो आपका सिविल का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो इनफैक्ट, या स्टेट लेवल का कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, साथ में अगर बात किया जाए तो वनडे लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। आगामी एग्ज़ाम के लिए अगर चर्चा किया जाए तो खंड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश का आरओ या साथ में बात करें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020। इसके अलावा अगर बात करें तो सीजीएल का एग्ज़ाम हो या बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो कंटिन्यू वनडे लेवल पर आने वाले हैं या होने वाले हैं। खास करके अगर देखा जाए तो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ या सीपीएफ का एग्ज़ाम हो, साथ में अगर बात करें तो लेखपाल आदि के, इस तरीके जो भी विभिन्न एग्ज़ाम हैं सभी भी यह इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना लेट किए हुए हम चर्चा करते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा, जो फिगर थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप लोगों को देखने में कठिनाई हो तो प्लीज़ पॉज करके थोड़ा जूम कर लीजिएगा और मानचित्र ज़रूर आप रफ पे या कॉपी पे जैसे भी आप बना रहे हैं बना लीजिएगा। अगर नहीं बना रहे हैं तो 2-3 बार ये वीडियोस कंटिन्यू देखिएगा और आपको निश्चित रूप से बेहतर लगेगा। साथ में अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ में कमेंट में मुझे काफ़ी चीज़ें आप सपोर्ट करते रहें, जिससे थोड़ा सा प्रोत्साहन बना रहे। तो अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो मैंने चर्चा किया था कि अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप है। साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर देशों की संख्या की बात किया जाए तो वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि इसमें 54 कंट्रीज़ हैं जो ऑथोराइज्ड है, यानी सबसे अधिक देशों की संख्या भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। साथ में विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान की बात किया जाए तो पूरे उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर फैला हुआ सहारा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म या रेतीला मरुस्थल है, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में ही फैला हुआ है। साथ के साथ मैंने आपके अगर अफ्रीका के देशों की चर्चा किया जाए तो एक बार मैं अफ्रीका के महत्वपूर्ण देशों पर चर्चा कर लेता हूं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर देश की बात किया जाए तो आपका मोरक्को है, मोरक्को के बाद अल्जीरिया है, फिर तुनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। इजिप्ट के बाद आएंगे तो यहाँ पर सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है, अंदर की तरफ इथोपिया है। सोमालिया के आगे बढ़ेंगे तो कीनिया है, तंजानिया है, तंजानिया के बाद मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के बाद अगर देखेंगे तो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में अगर देखेंगे तो स्वाजीलैंड और लेसोथो 2 ऐसे देश हैं जो एक तरीके से कहा जाए तो लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, यानी पूरी तरीके से लैंड लॉक तो कई सारे देश हैं, लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ही देश से चारों तरफ से घिरे हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका से ही चारों तरफ से घिरे हुए अगर देशों की बात किया जाए तो उसमें आपका स्वाजीलैंड और लेसोथो का प्रमुख रूप से योगदान महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के बाद यहाँ पर आइएगा तो नामीबिया है, नामीबिया के बाद आएंगे तो आपका अंगोला है, अंगोला के बाद इधर आएंगे तो जायरे या डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, प्रजातांत्रिक कांगो गणराज्य है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहीं पर आपका कांगो है, कैमरून है, कैमरून के बाद फिर इस तरीके से कंटिन्यू यहाँ पर नाइजीरिया का क्षेत्र आएगा, नाइजीरिया के बाद बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, फिर इधर आएंगे तो सियरा लियोन, गैम्बिया, डकर, ये सेनेगल, ये सारे देश सब छोटे छोटे देश यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अगर महत्वपूर्ण है, साथ में यहाँ पर याद रखिएगा, यहीं पर अगर देशों की चर्चा किया जाए तो यहीं पर अगर अन्य महत्वपूर्ण देशों की हम चर्चा करें तो उन महत्वपूर्ण देशों में यहीं पर आपका अगर देखते हैं तो याद रखिएगा कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे 2 देश यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, क्रिकेट टीम भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण जो जाना जाता है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं नदियों पर। ये तो एक देशों का आउटलाइन रहा जो आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ गया होगा। अगर आप एटलस रखे हैं, मानचित्र का सहयोग ले रहे हैं तो मानचित्र में इन सारे देशों को ज़रूर देखिएगा। वीडियो बेहतर दिख रहा होगा, चित्र क्लियर होगा। अगर देखने में थोड़ा सा कठिनाई हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा आप इसे पास करके जूम कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए तो बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। अब मानचित्र को बनाने में मैंने थोड़ा सा अच्छा प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है, जिससे आपको बेहतर दिख सके। तो यहाँ पर अगर चर्चा किया जाए तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ये फूटा जलोन माउंटेन्स का क्षेत्र है, ये लोमा माउंटेन्स का क्षेत्र है। वीडियोस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये फूटा जलोन का रीजन है, ये लोमा माउंटेन्स का रीजन है। अब यहाँ पर अगर हम फूटा जलोन के क्षेत्र में आए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम फूटा जलोन के क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है जो फूटा जलोन के क्षेत्र से निकलती है। मेरी उंगली को देखिएगा, ये यहाँ से निकल कर के ऐसे बहते हुए इधर की तरफ जाती है। इस नदी का नाम है सेनेगल। क्या नाम है? सेनेगल नदी, यानी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है, इस नदी का नाम है सेनेगल। कौन सी नदी है? सेनेगल नदी है। तो अगर सेनेगल नदी की बात किया जाए तो खास करके इसका क्षेत्र सेनेगल आदि देशों में फैला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेनेगल महत्वपूर्ण नदी है। साथ में अगर हम लोमा माउंटेन्स की बात करें, इस लोमा माउंटेन्स की बात किया जाए तो लोमा माउंटेन्स से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है नाइजर। इम्पॉर्टेंट रिवर है, महत्वपूर्ण नदी है। ध्यान रखना है कि लोमा माउंटेन्स और फूटा जलोन के पास के क्षेत्र से एक नदी निकलती है नाइजर, जो यहाँ से बहने के बाद अगर देखें तो माली, यहाँ पर एक देश है माली, माली के बाद अगर देखेंगे तो नाइजर का देश है, नाइजर के बाद अगर देखें तो कंटिन्यू बहते हुए नाइजीरिया में प्रवेश करती है। तो माली, नाइजर आदि से होते हुए नाइजीरिया देश में, नाइजर अलग देश है, नाइजीरिया अलग है, ध्यान रखिएगा, दोनों एक देश नहीं है। ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि नाइजर देश अलग है, नाइजीरिया अलग है। नाइजीरिया अगर बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी काफ़ी ज़्यादा विकसित है और संपन्न राष्ट्र है, यानी उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन, आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और महत्वपूर्ण देश है। तो लोमा माउंटेन से निकलने के बाद नाइजर नदी इन देशों से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? नाइजीरिया में प्रवेश करती है। और जब नाइजीरिया में प्रवेश करती है तो नाइजीरिया में जा कर के यह नदी आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाइट ऑफ बेनिन है, यानी इस सारे रीजन की अगर चर्चा किया जाए तो खास करके यहाँ पर अगर चर्चा करें तो याद रखिएगा, खास करके ये गिनी का क्षेत्र है, तो गल्फ ऑफ गिनी का क्षेत्र माना जाता है। तो गल्फ ऑफ गिनी के क्षेत्र में जाकर के यह डेल्टा का निर्माण करती है। तो कहाँ डेल्टा का निर्माण करती है? गल्फ ऑफ गिनी में, ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ गिनी में डेल्टा का। तो ये क्या है? नाइजर डेल्टा है। तो याद रखिएगा ये कौन सा डेल्टा है? नाइजर डेल्टा है। तो साथ के साथ इस नाइजर नदी को आपको याद रखना है कि नाइजर नदी को
अगर हम चर्चा की दृष्टि से देखें तो इसे हम ऑयल रिवर के रूप में भी जानते हैं। ऑयल रिवर क्यों कहा जाता है, इसे तेल की नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके डेल्टा रीजन में और इसके अपवाह क्षेत्र में पेट्रोलियम आदि का भंडार मौजूद है और साथ के साथ उत्पादन भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है डेल्टा रीजन में, इसलिए इसे हम ऑयल रिवर की संज्ञा दे देते हैं। पानी ही बह रहा है इस नदी में, तेल नहीं बह रहा है, लेकिन डेल्टाई क्षेत्र में तेल का उत्पादन होने के कारण पेट्रोल आदि का उत्पादन होने के कारण इस नदी को हम ऑयल रिवर या तेल की नदी की संज्ञा देते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अफ्रीका में ऑयल रिवर या तेल की नदी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नाइजर नदी को, जिसका डेल्टा क्षेत्र नाइजीरिया देश में है। इसी कारण से नाइजीरिया काफ़ी संपन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन की दृष्टि से अफ्रीका में सबसे बेहतर कंडीशन में अगर कोई देश है तो नाइजीरिया ही है, यानी पेट्रोलियम के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण देश नाइजीरिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं, बेन्यू जो है नाइजर की महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। कौन सी नदी? बेन्यू। तो याद रखिएगा, बेन्यू नदी को हम नाइजर की इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में जानते हैं। साथ में आगे चर्चा करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर हम देखें तो ये विक्टोरिया झील का रीजन है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, अगर चर्चा किया जाए पिछली कक्षा में बताया था कि अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा पूरी तरीके से रिफ्ट घाटी का है, यानी इसमें एक कटाव हो चुका है, दरार पड़ चुकी है। दरार के कारण अगर चर्चा किया जाए तो ये पूरा भाग यानी पूर्वी हिस्सा यहाँ पर कट चुका है और लगभग अलग होने की स्थिति में है। ऐसा माना जाता है, ऐसा भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यह हिस्सा कट करके अलग हो जाए और एक नए महाद्वीप की रचना हो चुके। हालांकि नए महाद्वीप के रूप में अगर पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हम जानते हैं, 8वें महाद्वीप की चर्चा किया जाए तो जीलैंडिया नाम से एक नए महाद्वीप की चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है। जीलैंड या जीलैंडिया नाम से आपका 8वां महाद्वीप पृथ्वी पर अस्तित्व के रूप में आ रहा है, जो खास करके अगर चर्चा किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा या थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पर अगर चर्चा करें तो वहाँ पर जो छोटे छोटे देश हैं या कोई नई भूमि उभर करके बाहर आ रही है, जो हो सकता है 8वां महाद्वीप के रूप में जाना जाए, उस वहाँ पर स्थित जब हम फिगर पर जाएंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। अब इसी क्षेत्र में अगर देखें तो एक विक्टोरिया झील है, जो क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का। याद रखिएगा, यह रिफ्ट घाटी झील नहीं है। तो इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वाइट नील। साथ में अगर बात किया जाए तो आपके इसी तरफ यानी सफ़ेद नील है, और यहाँ पर अगर बात करें तो आपका इथोपिया है। तो इथोपिया में अगर चर्चा करें तो इथियोपियन उच्च भूमि क्षेत्र है, इथियोपियन हाईलैंड का क्षेत्र है, और इथियोपियन हाईलैंड से ब्लू नील नदी निकलती है, यानी वाइट नील नदी निकलती है। और यह ब्लू नील नदी आगे जा कर के अगर देखा जाए तो सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहाँ पर मिल जाती है, जिसके बाद इसका नाम पड़ता है नील, और नील मिस्र में बहते हुए यानी इजिप्ट में बहते हुए जा कर के भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है और विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। अब अगर यहाँ पर चर्चा किया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी कहानी नील की तो रही, लेकिन ये अगर अलग से एक फिगर के रूप में हम ड्रॉ करके इसे समझेंगे। अब आइए, इसके बाद अगर चर्चा किया जाए तो अफ्रीका के मध्य में यानी जायरे के क्षेत्र में, जिसे मैंने कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा था, उसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि प्रजातांत्रिक गणराज्य या कांगो देश को, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो को हम जायरे के नाम से भी जानते हैं। तो जायरे या कांगो के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो दक्षिण की तरफ से यानी मध्य अफ्रीकी क्षेत्र में मितुम्बा माउंटेन्स है, यानी कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है? जरूर याद रखिएगा, मितुम्बा। तो मितुम्बा पर्वतीय क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो या जायरे। कौन सी नदी निकलती है? कांगो या जायरे। तो मितुम्बा माउंटेन से कांगो या जायरे नदी निकल करके उत्तर की तरफ बहते हुए कांगो में फिर लगभग सी आकार का
क्षेत्र बनाते हुए आगे जा कर के अटलांटिक महासागर में यह समाप्त हो जाती है, गिर जाती है। कांगो नदी की अगर विशेषता की बात किया जाए तो आप याद रखिएगा, शुरुआत में मैंने बताया था कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से 3 काल्पनिक रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो अगर यहाँ पर चर्चा करें तो इसी क्षेत्र से आपकी 0 डिग्री रेखा गुजरती है। यानी ध्यान रखना है कि अगर हम 0 डिग्री रेखा की चर्चा करें तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री रेखा की अगर चर्चा किया जाए तो 0 डिग्री रेखा आप ध्यान रखेंगे कि इस क्षेत्र से गुजरती है। विक्टोरिया झील भी याद रखेंगे विषुवत रेखा पर है। अगर हम विक्टोरिया झील की बात करें तो यह भी आपको याद रखना है कि विक्टोरिया झील का संबंध भी आपके इक्वेटर से है, 0 डिग्री से है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा लाइन और ऊपर होगी, ज़्यादा नीचे हो गई है, इसे क्लियर कर देते हैं जिससे आप देखें एटलस तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गुड, ठीक है। तो अगर हम विषुवत रेखा या 0 डिग्री की बात करें तो वह यहाँ से गुजरता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ध्यान से देखिए, कांगो नदी यानी जायरे नदी इस 0 डिग्री लाइन को यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार पार कर रही है। दक्षिण से आ रही है, उत्तर की तरफ जा रही, फिर क्रॉस करके दक्षिण की तरफ जाती है। तो जायरे नदी या कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो आपको विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी एग्ज़ाम। यह महत्वपूर्ण तथ्य है किसी भी परीक्षा के लिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दिख रहा है आपको कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। इसके साथ अगर अफ्रीका में बात करें तो कटंगा पठार भी है। कटंगा पठार काफ़ी महत्वपूर्ण पठार है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि कटंगा पठार किस महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है, यहीं पर दक्षिण की तरफ है। अगर खास करके बात किया जाए तो यह आपका थोड़ा सा अंगोला का क्षेत्र ले लीजिए और कांगो का क्षेत्र ले लीजिए, तो वहीं पर आपका कटंगा पठार। कटंगा पठार से एक नदी निकलती है, रिवर निकलती है जिसका नाम है कसई। एग्ज़ाम में पूछा गया है, खास करके पीसीएस में 2-3 बार पूछा गया है कि कसई नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो कसई नदी जो है कांगो या जायरे की प्रमुख सहायक नदी है और इसका संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है, खास करके दक्षिण अफ्रीका या मध्य अफ्रीकी क्षेत्र से है। तो कसई नदी की अगर बात किया जाए तो कसई कांगो की प्रमुख सहायक नदी है, जायरे की प्रमुख सहायक नदी, आपको याद रखना है। निकलती कहाँ से? कटंगा पठार से निकलती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर चर्चा किया जाए तो इसी कटंगा पठार में साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यह कटंगा पठार की अगर बात किया जाए तो कटंगा पठार में आपका डायमंड वगैरह भी पाया जाता है। ऐसा जाना जाता है कि यहाँ पर डायमंड और कोबाल्ट, हीरा कोबाल्ट आदि के भंडार भी यहाँ पर मौजूद है, खास करके हीरे का। तो हीरे का भंडार भी यहाँ पर कटंगा पठार में मौजूद है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बताइए, आप लोग विचार करिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विचार करिए। विश्व में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन करने वाला देश, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीन आया होगा, कुछ लोगों के दिमाग में दक्षिण अफ्रीका आया होगा, कुछ लोग कांगो को ही दिमाग में बिठा के रखे होंगे, राइट? यही चल रहा है दिमाग में? बिल्कुल भी नहीं। विश्व में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करने वाला देश है रसिया, रूस। बिल्कुल ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि विश्व में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन, डायमंड का प्रोडक्शन करने वाला अगर कोई देश है तो रसिया है, रूस है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कटंगा पठार पर हम चर्चा कर रहे थे, तो इसी कटंगा पठार से एक नदी निकलती है जाम्बेजी। कौन सी नदी निकलती है? जाम्बेजी। और जाम्बेजी नदी यहाँ से बहते हुए अगर चर्चा करें
फिर जा कर के यह अगर देखें तो मोजाम्बिक चैनल में जा कर के मुहाना बनाती है, यानी मोजाम्बिक देश में ही गिरती है लगभग मध्य में, लेकिन यहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल। यानी यह पूरा क्षेत्र अगर कौन सा है तो आप याद रखिएगा मोजाम्बिक चैनल है। मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे आप। ये क्या है? मोजाम्बिक चैनल। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसके इधर अगर देखिएगा तो इस मोजाम्बिक चैनल के आगे इधर एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है मेडागास्कर। कौन सा देश है? मेडागास्कर। और यह मेडागास्कर साथ में अगर बात किया जाए तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है। देख पा रहा है आप सभी लोगों को कि अगर चर्चा किया जाए मेडागास्कर की तो याद रखिएगा कि मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है। और मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहीं पर जाम्बेजी नदी जाकर के डेल्टा बनाती ही गिरती है। जाम्बेजी नदी की बात करें तो जाम्बेजी नदी पर ही आपका एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है करीबा डैम। कौन सा? करीबा बांध, याद रखिएगा। और इस अगर जाम्बेजी नदी पर ही करीबा डैम की बात करें, साथ के साथ याद रखिएगा कि एक मैंने पिछली क्लास में आपको जलप्रपात भी बताया था, याद करिए कौन सा? दिमाग पर जोर डालिए, बताइए मुझे। याद आया? नहीं आया? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया। और विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध, विक्टोरिया फॉल का संबंध अगर मैं बात करूं तो आपके जाम्बेजी नदी से ही है। तो याद रखिएगा आर फॉर रिवर कि विक्टोरिया फॉल या विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध जाम्बेजी नदी से। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में है। किस नदी से संबंधित है? तो जाम्बेजी नदी से संबंधित है, यह भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है? गुड। आइए इसके बाद अगर बात करें तो अगर देखा जाए तो इसके दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपके दक्षिण अफ्रीका में मैंने एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर बताई थी, याद होगा। दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत श्रृंखला बताई थी, ड्रैकेंसबर्ग। कौन सी पर्वत श्रृंखला? ड्रैकेंसबर्ग। फिर से याद करिएगा। इस ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र से एक नदी निकलती है, लिम्पोपो। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और यह लिम्पोपो नदी की अगर मैं बात करूं तो लिम्पोपो नदी इस ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला से निकल करके उत्तर की तरफ बहते हुए और फिर इसी मोजाम्बिक के क्षेत्र में जाकर के आपका यहाँ पर अगर देखें तो डेला गोवा की खाड़ी है या मापूतो की खाड़ी है। कौन सी? मापूतो की खाड़ी या डेला गोवा की खाड़ी। इसे मेरे मार्कर को देखिएगा, इस पॉइंट में है मापूतो बे या डेला गोवा बे। तो इस मापूतो बे में जाकर के लिम्पोपो नदी समाप्त होती है, यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में समाप्त होती है। यह लिम्पोपो नदी भी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। मैं इसे मिटा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो थोड़ा सा, क्योंकि नीचे का चित्र हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो। तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी अफ्रीका की एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा को 2 टाइम्स क्रॉस करती है, 2 बार पार करती है। और आपके मोजाम्बिक में मापूतो बे में जा कर के समाप्त होती है। कौन सी नदी मकर रेखा को क्रॉस करती है? तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं इसी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला से दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदी है जो बहती है, जो पश्चिम की तरफ जाती है, पूरब से पश्चिम की तरफ लगभग, उसका नाम है ऑरेंज। कौन सी नदी? ऑरेंज नदी।
तो ऑरेंज नदी एक ऐसी नदी है जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला से निकलती है और पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी भी है जिसे हम वॉल के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? वॉल के रूप में। साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि यह नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य थोड़ा सा बॉर्डर लाइन भी बनाने का काम करती है। यानी अगर चर्चा करें तो दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा का भी कुछ दूरी तक निर्धारण करती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक आउटलाइन मैप रहा आपके अफ्रीका की प्रमुख नदियों का जो आपको ध्यान रखना है। अब अगर चर्चा किया जाए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और है जो आपको जानने हैं, ठीक है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना